Hello viewers, welcome back to my channel. Today we'll discuss some important accounting terms. ये 5 अकाउंटिंग टर्म्स हम आज पढ़ेंगे. ये अपने आप में बहुत डिटेल टर्म्स है. इनके ऊपर हम लोग अलग अलग लेक्चर्स भी पढ़ने वाले हैं. बट आज कि हम अकाउंटिंग स्टार्ट कर सके इसलिए हमें इन्हें एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर पढ़ेंगे ताकि हमें एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो जाए कि ये टर्म्स क्या है और अकाउंटिंग के लिए ये क्यों ज़रूरी है. सो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं कि ये 5 टर्म कौन से हैं. So these 5 terms are assets and liabilities, then equity, then revenue and expenses. Now let's see first of all assets. So let's see कि assets क्या होते हैं. Suppose करो कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है. सो व्हेनेवर कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसको उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है. बिकॉज जब तक वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा तब तक वो आगे अर्न नहीं कर सकता. तो किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आप सबको पता है कि हमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं. अब वो इन्वेस्टमेंट चाहे कैश के रूप में हम कर सकते हैं, कुछ फर्नीचर इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी खरीद सकते हैं, या हो सकता है हमें कोई बिल्डिंग रेंट करनी पड़े या बिल्डिंग खरीदनी पड़े हमें, तो वो बिल्डिंग हम खरीद सकते हैं टू स्टार्ट द बिज़नेस. सो ये सारी चीज़ें हमें इन्वेस्ट करनी पड़ती है. तो ये सारी चीज़ें जो बंदा बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करता है ये उसकी सारी क्या है, एसेट्स है. ये सब चीज़ें मिलके बनाती है एसेट्स. तो हम क्या बोल सकते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं. एसेट्स वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जो फ्यूचर के अंदर हमें और रेवेन्यू जनरेट करेंगे. क्योंकि आज अगर हम कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं बिज़नेस के अंदर तो वो क्यों कर रहे हैं, हमारा मेन पर्पस क्या है कि हम इससे कुछ अर्न करेंगे. तो ये सारी चीज़ें मिलके हमें क्या बनाती है, एसेट बनाती है. जैसे डेफिनेशन में भी लिखा है कि एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट आर केपेबल ऑफ जनरेटिंग द स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर रेवेन्यूज. तो एसेट्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें फ्यूचर के अंदर रेवेन्यू ला के देंगे. अब एसेट्स के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं. सबसे फर्स्ट तो कैश आ जाता है कि जो हमने कैश इन्वेस्ट किया. अब कैश को हम और किस चीज़ों में खर्च कर सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी खरीद सकते हैं तो वो भी हमारी एसेट है. लैंड या बिल्डिंग खरीद सकते हैं तो वो भी हमारी एसेट है. या हम फर्नीचर खरीद सकते हैं तो वो एसेट है. या हमें किसी से पैसा आना है कि हमने किसी को माल बेचा है और अभी हमें पैसा बाद में आएगा. रिसोर्सेज मतलब रिसीवेबल्स, तो वो रिसीवेबल्स जो है वो भी हमारे क्या है, एसेट्स है. तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें मुनाफा होने वाला है वो सारी हमारी क्या हो जाती है, एसेट्स हो जाती है. जनरली एसेट्स को हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. एक तो हो गई टेंजिबल एसेट जिनको हम फिजिकल अपीयरेंस होती है, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं. जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गई, हम देख सकते हैं. बिल्डिंग हो गई, हम देख सकते हैं. पैसा हो गया, कैश हो गया, हम देख सकते हैं. सो दीज आर टेंजिबल एसेट्स. एंड इनटेंजिबल एसेट्स जो एसेट तो है बट जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है. जैसे सबसे कॉमन एग्जाम्पल आता है इसका गुडविल का, कि अगर किसी बंदे ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उसकी क्या बिल्ड हो जाती है, गुडविल बिल्ड हो जाती है, जिससे हम बोलते हैं ख्याति, कि उसका नाम हो जाता है. तो उसका जो नाम हो गया तो उस बिज़नेस की जो टेंजिबल एसेट्स है वो तो है ही, बट उसकी अपने आप में एक रेपो बन गई, एक रेपुटेशन बन गई. तो उसकी भी वो कीमत चार्ज कर सकता है इन फ्यूचर, अगर मान लो वो अपना बिजनेस सेल कर रहा है या किसी को अपना बिजनेस दे रहा है. सो दैट गुडविल जिसको हम नहीं देख सकते बट तो वो भी हमारी कंपनी के लिए क्या है, एक एसेट है. तो इनटेंजिबल एसेट भी हो सकती है, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ये सारे क्या हो जाएंगे, इनटेंजिबल एसेट्स हो जाएंगे. नाउ उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि एसेट्स दैट अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉर्मली ओन्ड बाय द कंपनी. कि जनरली कंपनी कौन से एसेट्स को शो करती है बैलेंस शीट में, जिसकी वो खुद ओनर है, जो उसने खरीद रखा है. कि आज कैश मैंने इन्वेस्ट किया, मैं कैश शो करूँगी. प्लांट एंड मशीनरी मैंने खरीदनी बिजनेस के लिए, मैं शो करूँगी. बट कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ों के हम ओनर नहीं होते, हमने लॉन्ग टर्म लीज पे लिया होता है वो. बट अब स्टैंडर्ड्स जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो ये बोलते हैं कि अगर हमने कोई लॉन्ग टर्म लीज ले रखी है तो उसको भी हम एज एन एसेट शो करते थे. दो कि हम उसके ओनर नहीं है, जबकि हम ओनर नहीं है, हमने लीज पे ले रखी है, रेंट पे ले रखी है, बट वो इतने लंबे समय के लिए 20 साल 25 साल के एक तरीके से हम क्या हो गए, उस चीज़ के ओनर हो गए. तो ऐसे एसेट्स को भी हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में शो करना पड़ता है. वन मोर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं कि कुछ लार्ज एक्सपेंडिचर जिनके बेनिफिट हमें फ्यूचर में रियलाइज होंगे तो उनको भी हम एसेट मानते हैं. जनरली हम बोले तो एक्सपेंडिचर जो है वो एसेट्स नहीं होते, कि हमने खर्चा किया, किराया दिया, वो कोई एसेट नहीं है. बट कुछ कंपनीज होती है जो इतना बड़ा खर्चा करती है, रिसर्च पे खर्च करती है या अपनी कंपनी को रिस्ट्रक्चर करने के लिए खर्च करती है. तो वो सारे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और उनका ये बेनिफिट क्या होता है, वो हमें एक साथ नहीं मिलता, वो हमें फ्यूचर में धीरे 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 मिलता रहेगा. सो उन लार्ज एक्सपेंडिचर्स को भी अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं हम क्या मानेंगे, एसेट्स
मानेंगे। सो ये था एक जनरल ओवरव्यू आप लोग को बताने के लिए कि एसेट्स क्या होते हैं। अदरवाइज हम इससे डिटेल में भी पढ़ेंगे जब इसको हम क्लासीफाई करेंगे कि भाई फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, करंट नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। बट जनरल कि हम लोग अकाउंटिंग स्टार्ट कर सके, आपको एंट्री समझ में आ सके, आपको इक्वेशन समझ में आ सके, इसके लिए ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था अबाउट कि एसेट्स क्या होते हैं। आई होप समझ आ रहा हो। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज़ लाइबिलिटीज़। मतलब अगर आप स्टार्ट करते हो तो एक तो आपने खुद ने इन्वेस्टमेंट किया कंपनी के अंदर, जिसको तो हमने क्या क्लासीफाई कर दिया, एज एन एसेट क्लासीफाई कर दिया। कभी कभी होता है कि आपके पास में खुद के पास में इतना पैसा नहीं है कि आप इन्वेस्ट कर सको, तो आप क्या करते हो, आप उधार लेते हो, आप लोन लेते हो। तो वही लोन, वही उधार जो आपको वापस किसी को देना रहेगा, वो आप अपनी कंपनी की बैलेंस शीट में क्या शो करते हो, एज इन लाइबिलिटीज़। उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज़। कि अगर आपने कुछ उधार लिया है जो आपको वापस देना है, कुछ लोन लिए हैं, तो वो सारे मिलके क्या बनाती है, आपकी लाइबिलिटीज़ बनाती है। सो लाइबिलिटीज़ में सबसे कॉमन एग्जांपल आ जाता है बैंक लोन, कि अगर आप बैंक से लोन लेके अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो बैंक लोन आप एज अ लाइबिलिटी शो करोगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर। सिमिलरली क्या हो सकता है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ उधार माल परचेज़ किया है, तो वो जो उधार माल परचेज़ किया है वो भी आपकी क्या हो गई, लाइबिलिटी, क्योंकि उसका पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। सो ये भी हो गया आपका लाइबिलिटी। देन देयर आर सेवरल रीजन फॉर द कंपनीज टू एक्वायर द रिसोर्सेज ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट पे कंपनी क्यों माल लेती है, या क्रेडिट उसको क्यों लेना पड़ता है, या लाइबिलिटीज उसको क्यों अपनी बैलेंस शीट में शो करनी पड़ती है? बिकॉज कभी कभी क्या होता है, आपके पास खुद के पास इतनी कैपिटल नहीं होती है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। इसलिए आपकी बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज़, ऑलमोस्ट हर कंपनी के अंदर लाइबिलिटीज शो की जाती है। देन नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि जनरली तो हमें लाइबिलिटी पता होती है कि कितनी है, कि हमने अगर किसी से पैसा लिया है तो कितना लिया है, तो हम उसे जितना लिया है वो हम लाइबिलिटी में शो कर देते हैं। बट अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें क्या बोलते हैं, कभी कभी क्या होता है, लाइबिलिटी हमें एस्टिमेट करनी पड़ती है। जैसे बहुत बड़ी कंपनी है, उसको अपने एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट पे पैसा देना पड़ता है। आप सबको पता होगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने पड़ते हैं। तो आज किसी एम्प्लॉय ने काम ज्वाइन किया है, अब 60 साल बाद वो रिटायरमेंट में, उसको हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, देना है ये तो श्योर है, कितना देना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा कि उस टाइम पे क्या रेट चल रही होगी, क्या पैसे की मॉनेटरी वैल्यू होगी, और भी कंडीशंस क्या होगी, तो उस हिसाब से हमारी क्या लाइबिलिटीज़ बन सकती है। तो एक्चुअल लाइबिलिटीज़ तो आप शो करते ही हो, प्लस एस्टिमेटेड लाइबिलिटीज़ भी आपको कभी कभी शो करनी पड़ जाती है। उसके बाद में लाइबिलिटीज़ को हम क्लासीफाई कर सकते हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ जो आपको, जिसका पैसा आपको वापस विद इन अ ईयर लौटाना है, एक साल के अंदर अंदर जिसको वापस आपको देना है, वो हो गई शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जिसको आपको एक साल के बाद पे करना है, तो ये हो गई हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। सो जनरली लाइबिलिटीज़ जो है, बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक होती है असेट साइड्स और एक होती है लाइबिलिटी साइड्स। तो असेट्स भी हमें पता चल गए, जहाँ पैसा आना होता है, जो पैसा लेके आएगा वो एसेट है। लाइबिलिटीज़ जो हमें वापस देनी है, जो हमें चुकाना है, वो आ जाएगी हमारी लाइबिलिटीज़ के अंदर। सो नाउ लेट्स सी द थर्ड टर्म। सो द नेक्स्ट टर्म इज़ रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स जब आप गुड्स एंड सर्विसेज बेचना चालू करोगे, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो उससे जो पैसा आएगा दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू। वो अमाउंट जो आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने से कमाते हैं, दैट इज़ रेवेन्यू। अब जनरली क्या होता है, अकाउंटिंग में दो टर्म्स और हैं, दैट इज़ इनकम। अब इनकम में भी ग्रॉस इनकम एंड नेट इनकम एंड रेवेन्यू। तो कभी कभी कुछ बुक्स के अंदर इनको सेम माना गया है, ग्रॉस इनकम एंड रेवेन्यू को, और किसी में रेवेन्यू को ऐसे जनरल टर्म मान के उसमें नेट इनकम भी इंक्लूड की गई है। बट मैं आपको बताती हूँ कि ग्रॉस इनकम या फिर रेवेन्यू, तो क्या हुआ कि जब आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं, तो उससे जो पैसा मिलेगा दैट इज़ रेवेन्यू। कि अगर सपोज करो एक कंपनी है जो चेयर्स बनाती है, तो चेयर्स बना के उसको बेचने से जो पैसा आया वो होता है रेवेन्यू। जनरली उसको हम बोल देते हैं सेल्स रेवेन्यू। और अगर कोई कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, जैसे सपोज करो बैंक्स हैं, तो इनका रेवेन्यू क्या होता है, सर्विस रेवेन्यू। तो ये हो गया रेवेन्यू। अगर इस रेवेन्यू में से हम माइनस कर दे सारे खर्चे, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं, तो फिर हमारे पास में क्या आ जाती है, इनकम, नेट इनकम, कि हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ है। जैसे सपोज करो कि हमने चेयर बेचने से पैसे कमाए 5000, 2000 का हमारा इसके अंदर खर्चा हुआ, और उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास में प्रॉफिट कितना हुआ, 3000। तो वो हो गई हमारी इनकम। तो रेवेन्यू तो केवल क्या हुआ, जो बेचने से पैसा हमारे पास में आया।
अब रेवेन्यू इनकम जो होती है वो किसी से भी हो सकती है, लाइक सेल्स से हो सकती है, जो माल बेच के कमा सकते हो, या आपकी इंटरेस्ट से हो सकती है। अगर आपने कोई डिविडेंड्स परचेज कर रखे हैं तो उसके ऊपर जो कंपनी से आपको प्रॉफिट मिलता है, या बैंक में आपने सेविंग्स कर रखी है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट इनकम भी आपकी हो गई। देन सर्विस हो गई, बैंकिंग इंडस्ट्री जैसे सर्विस इंडस्ट्री है उनका रेवेन्यू क्या हो गया, सर्विस रेवेन्यू हो गया। या रेंटल रेवेन्यू कि आप कोई प्रॉपर्टी ओन करते हो और आपने वो रेंट पे दे रखी है, तो जो वो रेंट का किराया आपके पास में आएगा वो आपका क्या हो गया, रेंटल रेवेन्यू। तो इन सारे रेवेन्यू में से अगर आप खर्चे माइनस कर दोगे तो वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। अदरवाइज जनरल टर्म रेवेन्यू देखते हैं कि टोटल पैसा जो आपके पास आ रहा है किसी चीज़ से, दैट इज़ योर रेवेन्यू। रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि जनरली रेवेन्यू ज़रूरी नहीं है हम कैश बेसिस पे ही रियलाइज़ करें कि मतलब आज अगर हमने कोई सामान बेचा है और हमारे पास 5,000 रुपये आ गए हैं तो ये हो गया कैश बेसिस। बट हो सकता है हमने आज सामान बेचा हो पर हमें उसका पैसा आएगा 1 महीने बाद, लेकिन तब भी हम वो इस महीने के अकाउंटिंग के अंदर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, कब मान लेना चाहिए कि हाँ बिजनेस ने रेवेन्यू अर्न कर लिया है। सो एक और चीज़ रेवेन्यू के अंदर ये है कि कोई कोई कंपनीज जो होती है उसके अंदर क्या होता है, खर्चा तो एक साथ स्टार्टिंग में हो गया। जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी कि आप डैम बना रही है तो 3 साल के अंदर वो डैम बनेगा, 3 साल तक खर्चे हो रहे हैं, बट हो सकता है उसको जो अमाउंट मिल रहा है वो इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है, तो वो कब अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगी। सो ये सब भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि रेवेन्यू का मतलब होता है जो पैसा आपने कमाया है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल आउट करने से, दैट इज़ योर रेवेन्यू। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा। अब आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आपने एसेट्स भी खरीद ली, आपने लोन लेना था बिजनेस को रन करने के लिए तो वो भी ले लिया। अब आपने रेवेन्यू भी अर्न किया, बट क्या रेवेन्यू आप डायरेक्टली अर्न कर सकते हो? उससे पहले आपको क्या करने पड़ते हैं, कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, कुछ एक्सपेंसेस करनी पड़ती है। जैसे कि आपने लैंड एंड बिल्डिंग ली थी तो लैंड एंड बिल्डिंग की मेंटेनेंस के लिए हो सकता है आपको एक्सपेंसेस देने पड़े, या आपने प्लांट एंड मशीनरी ली थी तो प्लांट एंड मशीनरी को मेंटेन करने के लिए आपको खर्चे करने पड़े, या फिर आपने एम्प्लॉयज़ को हायर कर रखा है अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए तो उनको आपको सैलरी देनी पड़ेगी, तो सैलरी के एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। तो वो सारे खर्चे जो आप बिजनेस रन करने के लिए करते हो टू अर्न द रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस। वो सारे आपके क्या हो गए, लागत हो गई, वो सारे आपके खर्चे हो गए। तो खर्चों को हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सपोज करो सैलरी के हो गए, रेंट के हो गए अगर आपने बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, यूटिलिटी के हो गए कि आपको बिजली का बिल देना पड़ेगा या आपको पानी का बिल देना पड़ेगा आपकी फैक्ट्री के अंदर, तो ये सारे क्या हो गए आपके एक्सपेंसेस हो गए। अब एक और आता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता है, असेट्स को यूज़ करने का खर्चा। सपोज करो आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ली तो वो तो आपकी एसेट हो गई क्योंकि आपने वो एसेट आपको कमा के देगा। बट अब आपने सपोज करो 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी तो क्या वो 1 लाख रुपए की मशीन एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगी, या 1 साल के अंदर, या 2 साल के अंदर, या 3 साल के अंदर? तो वो खर्चा जो आपको लगता है कि हाँ इसकी कीमत के अंदर रिडक्शन होता जा रहा है, इस मशीन की वैल्यू में जो रिडक्शन होता जा रहा है वो चीज़ होती है डेप्रिसिएशन, कि उसके अंदर क्या कमी आ रही है। तो उसको हम ऐसा खर्चा मान के आप अपने पीएनएल अकाउंट के अंदर शो करते हो। डिटेल में आगे पढ़ेंगे, सिर्फ अभी इतना समझ लो कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो असेट को यूज़ करने का वैल्यू होता है, उसकी असेट में कितनी वैल्यू कम हो गई है ये उसका एक माप होता है। सो खर्चे कौन से हो गए, खर्चे वो सारे एक्सपेंसेस हो गए जो आपको रेवेन्यू अर्न करने के लिए करने पड़ते हैं, और अगर रेवेन्यू में से सारे खर्चे माइनस कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा प्रॉफिट या इनकम जो हमने कमाई है। सो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है या टर्म बचता है दैट इज़ इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है ओनर्स वेल्थ, कि एक ओनर का अपनी कंपनी के अंदर कितना हक बना है, कितना उसका अब हिस्सा है। सो जनरल अगर देखें इक्विटी तो दैट इज़ ओनर्स वेल्थ, बट कभी कभी कैपिटल को भी इक्विटी बोल दिया जाता है। बट इन जनरल इक्विटी जो होती है दैट इज़ कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल वो होती है जब कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दैट इज़ कैपिटल। अगर सोल प्रोप्राइटर है तो एक अकेला बंदा है जो कि ओनर है, वही कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, वही पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अगर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो आपके शेयर होल्डर्स जो होते हैं दे आर योर ओनर्स, वही ओनर्स होते हैं क्योंकि वही शेयर्स के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो उनकी कैपिटल को हम बोल देते हैं शेयर कैपिटल, क्योंकि वो शेयर्स के अंदर बटी हुई होती है। सो स्टार्टिंग के अंदर जब आप बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो दैट इज़ योर कैपिटल।
फिर अगर बिजनेस कुछ प्रॉफिट अर्न करना चालू कर देता है तो उसकी जमा पूंजी बढ़ती जाती है, जिसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स। तो इस कैपिटल में अगर हम रिटेन अर्निंग्स को जोड़ दें तो हमारे पास में आ जाती है इक्विटी। या फिर दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, अगर हम सारे असेट्स में से माइनस कर दें लाइबिलिटीज़ को, तो जो हिस्सा बचता है वो किसका होगा, अब ओनर्स का होगा। तो दैट इज इक्विटी। सो इक्विटी को दोनों तरीके से बता सकते हैं, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ करके भी या कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग्स करके भी। और रिटेन अर्निंग्स कैसे निकलती है, आपने रेवेन्यू कमाया, रेवेन्यू के कमाने के लिए आपने कुछ खर्चे करे, तो अगर रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस कर देंगे, टोटल रेवेन्यूज में से, चाहे आपके सेल रेवेन्यू हो, सर्विस रेवेन्यू हो, रेंटल रेवेन्यू हो, सारे रेवेन्यूज में से सारे खर्चे अगर हमने माइनस कर दिए तो हमारे पास में टोटल प्रॉफिट बच जाता है या नेट इनकम बच जाती है। सो दैट इज़ योर रिटेन अर्निंग, वो आपकी जमा पूंजी है। सो वो प्लस जितना आपने शुरू में इन्वेस्ट किया था वो सारी कैपिटल क्या कहलाती है, इक्विटी कहलाती है। डिटेल में हम दोबारा ये पढ़ने वाले हैं, दूसरा लेक्चर आने वाला है इसका जल्दी, जिसमें कि पूरा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया जाएगा। बट अभी जस्ट टू इनिशिएट के 11th या 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बार थोड़ा क्लियर व्यू मिल जाए कि ये टर्म्स होते क्या है, तो इसके लिए ये मैंने एक्सप्लेन किया है एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर कि इक्विटी क्या होती है। सो आई गेस गाइज आपको ये पांचों टर्म समझ में आए हो, एसेट्स, लायबिलिटीज़, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड इक्विटी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करो, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। कोई भी मन में क्वेश्चंस आते हैं तो उसे मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। प्लस आई हैव अ इंस्टाग्राम चैनल ऑल्सो विद CPA निधि लड़ीवाल नाम से ही, तो प्लीज़ उसको फॉलो करिए। और जिन टॉपिक्स पे आपको चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल मेक इट। और प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।